मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो कल पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, इससे संबंधित एक कंप्लीट वीडियो लेकर आए, वन शॉट वीडियो, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। चाहे यूनिट फर्स्ट हो, चाहे यूनिट सेकंड हो, चाहे यूनिट थर्ड हो, चाहे यूनिट फोर हो। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तीनों यूनिट है उनका तो मैं कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ। इसमें आपको एमसीक्यू प्लस क्या है सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू भी कराऊंगा प्लस सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। लगभग आपको यहाँ पे 100 से 150 क्वेश्चन है वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी अगर आप पढ़ना चाहते हो। लेकिन वीडियो को पूरा देख लेना और फिर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, इससे संबंधित मैं आपके सामने एमसीक्यूज प्लस जो थ्योरी है वो दोनों की दोनों आपको एक साथ करने वाला हूँ। पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा क्योंकि एमसीक्यू बेस एग्जाम में एमसीक्यू में ऑप्शन बदले जा सकते हैं, तो थ्योरी को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ के साथ आपको जो ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना। लिंक का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन खास बात यही है कि आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि पर्सन सेम आए ना आए, ये वीडियो देखोगे ये आपके बहुत काम आएगी एग्जाम के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस क्या होता है? तो साइबर स्पेस होता है साइबर स्पेस क्या होता है? साइबर स्पेस होता है ए वर्चुअल इंटरनेट कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। तो इंटरनेट आधारित एक आभासी संचार वातावरण होता है। तो आपको पता है, जैसे अपन रहते हैं, आप कोई गांव में रहते हो, कोई शहर में रहते होंगे, लेकिन आप किसी ना किसी वातावरण में रहते हो ना, तो वो क्या होता है, अपना फिजिकल स्पेस होता है। लेकिन एक वर्चुअल स्पेस भी होता है, समझ में आ गया, जहाँ पर आप वर्चुअली जुड़े रहते हो। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, लेकिन अपन आमने सामने थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन तो इंटरनेट के माध्यम से जुड़कर पढ़ रहे हैं। आपके ऐसे बहुत से दोस्त होंगे जिनसे आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हो, आप उनसे कभी मिले नहीं हो, लेकिन इंटरनेट से उनसे जुड़े होते हो। तो यही होता है इंटरनेट आधारित एक वर्चुअल जो संचार वातावरण होता है, उसको क्या बोला जाता है? साइबर स्पेस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, हु कोइंड द टर्म साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस शब्द किसने सबसे पहले बताया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विलियम गिब्सन है, उसने सबसे पहले साइबर स्पेस शब्द के बारे में बताया था। तो अच्छे से याद कर लेना, विलियम गिब्सन है, उसने सबसे पहले साइबर स्पेस के शब्द के बारे में बताया था। तो गिब्स है, उसने सबसे पहले क्या बताया था? साइबर स्पेस का नाम बताया था। 3 नंबर प्रश्न है, वेहन वाज द वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड। तो वर्ल्ड वाइड वेब है वो कब इन्वेंटेड किया गया था? तो 1989 में सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब है WWW उसको इन्वेंट किया गया था। अब ये क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब? तो आप पूरी दुनिया में इंटरनेट से जुड़े हुए वो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल होता है जिसपे पूरी जो इंटरनेट है वो चलता है। वो किस पे चलता है? WWW पे चलता है, जिसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसको कब इन्वेंट किया गया था? 1989 में इन्वेंट किया गया था। 4 नंबर प्रश्न है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब को किसने आविष्कार किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का तो टिम्स बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का क्या किया था? इन्वेंशन किया था। और कब किया था? 1989 में किया था। इतनी बार बताऊंगा कि जब तक आपको ये टर्म याद नहीं हो जाए, वर्ल्ड वाइड वेब की टर्म। तो सब याद कर लेना, आपको किसने किया था? टिम बर्नर ली ने आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में सबसे पहले बताया था 1989 में। अगले वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइबर क्राइम। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है? तो कौन सा इसमें से? वेबसाइट बनाना नहीं है, एंटीवायरस का उपयोग करना भी नहीं है, ब्लॉग लिखना भी नहीं है, लेकिन एक फिशिंग ईमेल भेजना। फिशिंग ईमेल कौन सी होती है? वो वाली ईमेल जो आपको क्या कर सकते हैं, उसमें लिंक वगैरह आते हैं जिससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है, रुपये निकल सकते हैं, उसको फिशिंग ईमेल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। फिशिंग ईमेल को भेजना एक साइबर क्राइम के रूप में जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, विच एक्ट इन इंडिया डील विद द साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत साइबर क्राइम आता है? तो आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत है वो साइबर क्राइम का अपराध है वो आता है। तो कौन से अधिनियम के तहत आता है? आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत है वो साइबर नियम का अधिनियम है वो आता है।
तो कौन से के अंदर आता है? साइबर नियम से संबंधित अधिनियम है, आईटी एक्ट कब बनता है? 2002 के अंदर बनता है, और उसके अंदर संशोधन कब होता है? 2008 के अंदर उसमें संशोधन होता है। 7 नंबर प्रश्न की बात करें, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? तो सूचना सुरक्षा क्या होती है? तो सूचना सुरक्षा क्या होती है? प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, तो जानकारी को अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना। मतलब आपके पास जो जानकारी है उसको कोई गलत इंसान के पास नहीं पहुंच पाए, उसी को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी हैकर हो गया या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो गया जो आपकी जो जानकारी प्राप्त करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उस तक आपकी जानकारी नहीं पहुंच पाए, उसी को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले वाले प्रश्न की बात करें, 8 नंबर प्रश्न की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? तो निम्नलिखित में से कौन सूचना सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सरलता नहीं है। तो सूचना सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? सरलता। आपको पता, अगर आप सरल पासवर्ड रखोगे तो हर कोई हैक कर लेगा। समझ में आ गया? तो सिक्योरिटी में आपको क्या, किस चीज़ का ध्यान रखना है? इंटरनेट सिक्योरिटी में आपको ऑप्शंस को ज़्यादा, जो पासवर्ड वगैरह उसको ज़्यादा हार्ड बनाने हैं। तो इसमें कौन से ऑप्शन होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी में? गोपनीयता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंटिलिटी है वो होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए और अखंडता होनी चाहिए। तीनों होने चाहिए, लेकिन सरलता नहीं होनी चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, कंप्यूटर इथिक्स, कंप्यूटर नैतिकता क्या होती है? तो क्या होती है? ये होती है उपयुक्त कंप्यूटर उपयोग के दिशा निर्देश। तो किसी भी कंप्यूटर को किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, उसके दिशा निर्देश को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर नैतिकता के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर इथिक्स के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ दीज इज अनइथिकल बिहेवियर? निम्नलिखित में से कौन सा अमानवीय व्यवहार है? तो कौन सा मानवीय व्यवहार है? बिना अनुमति के लिए किसी भी व्यक्ति की जानकारी को हैक करना क्या कहलाता है? अमानवीय व्यवहार के अंतर्गत आता है। हैकिंग एनी पर्सन विदाउट परमिशन आर नोन एज द अनइथिकल बिहेवियर। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी जो एग्जाम्पल है तो इसमें आ सकता है कौन सा मानवीय व्यवहार है, नैतिक व्यवहार है, तो कौन सा हो सकता है? बग का रिपोर्ट करना। तो बग क्या होगा? कोई भी ऐप हो गया उसमें कोई ग्लिच वगैरह आ जाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? बग बोला जाता है। यूजिंग द ओपन सोर्स टूल, तो आप ओपन सोर्स टूल का प्रयोग कर रहे हो तो वो भी क्या होता है? इसमें भी नैतिक व्यवहार के अंतर्गत ही आता है। एंटीवायरस बनाना भी नैतिक व्यवहार में आता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को हैकिंग करना नैतिक व्यवहार में नहीं आता है। अगले वाला प्रश्न, व्हाट इज सिक्योरिटी पॉलिसी? तो सुरक्षा नीति क्या होती है? इसमें से सुरक्षा नीति होती है ऑर्गेनाइजेशनल रूल टू प्रोटेक्ट द डाटा। तो डाटा सुरक्षा के लिए संगठनात्मक नियम को पालन करना किस में आती है? सुरक्षा नीति के अंतर्गत आता है। तो क्या आती है सुरक्षा नीति? ऑर्गेनाइजेशनल रूल टू प्रोटेक्ट डाटा। तो आप डाटा उसकी सुरक्षा करते हो, वही सुरक्षा नीति के अंतर्गत आता है। 12 नंबर प्रश्न है, ईमेल सिक्योरिटी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? ईमेल सुरक्षा में निम्न में से क्या शामिल है? तो ईमेल सुरक्षा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? यूजिंग द स्पैम फिल्टर्स। तो आप ईमेल में क्या कर सकते हो? स्पैम फिल्टर का ऑप्शन लगा सकते हो। इससे क्या होगा? आपके जो फालतू के स्पैम के मैसेज आते हैं, फालतू के लिंक वगैरह आते हैं, वो आना बंद हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। स्पैम फिल्टर्स का आप प्रयोग कर सकते हो ईमेल सुरक्षा के लिए। 12 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज फिशिंग? तो फिशिंग क्या होती है? फिशिंग होती है, मैंने पहले बताया था, कोई भी नकली ईमेल भेज दी, उसमें आपको क्या कर दिया? लिंक वगैरह दे दिया, जैसे कि आपने 10,000 रुपये जीते, 1,00,000 रुपये जीते, 1 करोड़ रुपये जीते, गाड़ी जीती है, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपने ये वाउचर जीता है। तो ये सब आते हैं, ये सब क्या आते हैं? नकली फिशिंग ईमेल के नाम से आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा। ए साइबर स्टेक टू स्टील डाटा विया फेक ईमेल्स। तो नकली ईमेल के माध्यम से आपका डाटा चुराने को साइबर हमले को क्या कहा जाता है? फिशिंग के हमले के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, विच ब्राउजर सेटिंग हेल्प इन सिक्योरिटी? तो कौन सी ब्राउजिंग सेटिंग है वो सुरक्षा में सहायक होती है? तो कौन सी होती है? इनेबल डू नॉट ट्रैक। तो अगर आपका जो ब्राउजर है क्रोम आप यूज़ करते हो, उसमें डू नॉट ट्रैक का अगर ऑप्शन ऑन कर दोगे तो आपको कोई भी व्यक्ति है वो आपकी जो जानकारी है उसको क्या नहीं कर सकता? ट्रैक नहीं
कर सकता है। तो अगर अभी तक आपने ऑप्शन को ऑन नहीं कर रखा है तो जाइए उस ऑप्शन को ऑन कीजिए, डू नॉट ट्रैक मोड को। इससे क्या होगा, आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको कोई भी व्यक्ति वो ट्रैक नहीं कर सकता, आपका जो जीपीएस उसको नहीं चेक कर सकता, आपके पर्सनल फोटो वगैरह को चेक नहीं कर सकता है। अगले वाला प्रश्न है व्हाट इज एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या होता है, सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड रिमूव मोलवेयर्स। तो मोलवेयर का पता लगाने और हटाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को एंटीवायरस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एंटीवायरस क्या होता है, मोलवेयर का पता लगाने और हटाने का जो कार्य करता है सॉफ्टवेयर, उसी को मोलवेयर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो एंटीवायरस क्या कार्य करता है, आपने यूज किया होगा, विंडो डिफेंडर है वो एंटीवायरस का उदाहरण होता है। और जो क्विक होल हो गया, एवेस्टा का आपने कभी ना कभी उपयोग किया होगा। तो आपके फ़ोन वगैरह में जो वायरस वगैरह आ जाते हैं उनको पता लगाता है और उनको हटाने का कार्य किसका होता है, एंटीवायरस का कार्य होता है। यूनिट नंबर 2 की बात करें अपन, 1 नंबर यूनिट के आपके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब आपको बताऊंगा यूनिट नंबर 2 से संबंधित प्रश्न। व्हाट इज द बेसिक विंडो सिक्योरिटी मेजर्स। तो विंडो सुरक्षा की एक मूलभूत विधि क्या होती है, तो विंडो सुरक्षा की एक मूलभूत विधि क्या होगी, आपको यूज इनेबल द विंडो डिफेंडर। तो विंडो डिफेंडर क्या होता है, एक प्रकार का एंटीवायरस होता है। अगर आप उसको चालू कर दोगे तो क्या होगा, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में फालतू की कोई करप्टेड फाइल नहीं आएगी, वायरस वगैरह नहीं आएगा। तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी विंडो वो हमेशा सुरक्षित रहेगी, उसमें कोई भी प्रकार का वायरस वगैरह इंटर नहीं कर पाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। विंडो डिफेंडर को आप क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। अब इसके अलावा और ऑप्शनों को देखेंगे अपन कि फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या होता है, ये आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो, आपका मोबाइल होता है, इसके बीच में अगर कोई भी आप पब्लिक वाईफाई का यूज करोगे तो फायरवॉल ऑन हो जाएगा, उसमें कोई वायरस वगैरह नहीं आने जाएगा। तो एक वॉल की तरह कार्य करता है गलत इंटरनेट गलत नेटवर्क के बीच में। अगला पुराना सॉफ्टवेयर को उपयोग करना। तो पुराने सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज करोगे तो इसमें क्या होगा, अपडेटेड नहीं होगा, उसमें कुछ वायरस वगैरह डाल देते हैं हैकर वगैरह, तो इससे आपका फ़ोन है वगैरह उसका हैक होने का खतरा रहता है। इसलिए टाइम टू टाइम फ़ोन को अपडेट करते रहा करो। अगले वाला क्या है, डिसेबल अपडेट्स। तो अपडेट को अगर आप बंद कर दोगे, अगर आपके अपडेट्स ही बंद कर दोगे तो इससे क्या होगा, अपडेट नहीं होगा, और कंप्यूटर अगर अपडेट नहीं होगा तो आपका विंडो है वो आसानी से हैक हो जाएगी, जो ऐप वगैरह वो आराम से हैक हो जाएगी, विंडो भी हैक हो सकती है। अगले वाला प्रश्न है वाई शुड वी अपडेट विंडो रेगुलरली। तो हमें विंडो को नियमित रूप से क्यों अपडेट करना चाहिए, तो क्या होगा, सुरक्षा खामियों को ठीक करने के लिए। तो हमें विंडो को इसलिए उपयोग करना चाहिए ताकि हम सुरक्षा से संबंधित जो कमियां निकल कर आ रही हैं उसको अपन ठीक कर सके। तो कोई भी बग वगैरह आ जाते हैं या वायरस वगैरह आ जाते हैं तो उसको विंडो अपडेट के द्वारा सही कर दिया जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, विंडो को समय से समय पर उसको अपडेट करते रहना चाहिए। 3 नंबर प्रश्न है विच इज ए गुड सोशल मीडिया सिक्योरिटी प्रैक्टिस। तो एक अच्छी सोशल मीडिया सुरक्षा प्रथा क्या होती है, तो इसमें क्या है, इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है, आप जब भी अगर आपके व्हाट्सएप पे 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, सेटिंग में जाकर आप प्राइवेसी में जाकर चेक कर लेना। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर वो लागू कर दोगे तो आपको वो, अगर आपका कभी व्हाट्सएप इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा, उसमें आपका पहले तो आपका OTP मांगेगा, ठीक है, और फिर आपको उसमें पासवर्ड वगैरह का भी ऑप्शन होता है। तो 2 बार OTP लगते हैं उसके अंदर। समझ में आ गया आपको। तो इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। या फिर अगर आपकी जो इंस्टाग्राम पर कर देते हो 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो पहले पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करने पर और फिर आपको OTP भी देने होंगे साथ के साथ उसमें। 4 नंबर प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया। तो हमें सोशल मीडिया पर क्या शेयर नहीं करना चाहिए, कि तो अपने आधार कार्ड नंबर है उसको शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड है वो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन से संबंधित है, उससे लोग क्या कर सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, आधार नंबर को कभी भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहिए। तो आपका कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका पता है, बैंक अकाउंट नंबर है, पैन अकाउंट नंबर है, ATM कार्ड नंबर है, ये सब कभी भी OTP वगैरह कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। समझ में आ गया आपको। अगले वाला प्रश्न है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या क्या होता है, तो मैं बता देता हूं आपको। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होता है, एक कैपिटल लेटर होगा, एक स्मॉल लेटर होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू को होगी और एक स्पेशल कैरेक्टर होगा।
तो जैसे आपने देखा ए कैपिटल है, ए स्मॉल है, 1 एक क्या नंबर है और एक कैपिटल ये डॉलर वाला साइन क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया, अब आपके ऑप्शन आएंगे तो उसमें से देख लेना, जिस ऑप्शन में सारी चीज़ें उसको टिक कर देना। तो सही क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड सिंबल। 6 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रीन लॉक इन द स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन में स्क्रीन लॉक का क्या उपयोग होता है, तो क्या उपयोग होता है, सिक्योर फोन फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो आप पे स्क्रीन लॉक लगा रखा है तो आपका फ़ोन हर कोई खोल नहीं सकता, हर कोई उसमें ऐप वगैरह आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह यूज़ नहीं कर सकता है। तो अनाधिकृत आपके अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता आपको स्क्रीन लॉक। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 7 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द स्मार्टफोन सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन स्मार्टफोन की सुरक्षा को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है, यूजिंग पिन और बायोमेट्रिक लॉक। तो पिन और बायोमेट्रिक लॉक अगर आप लगा देते हो अपने फ़ोन पर तो वो क्या करेगा, आपकी सुरक्षा उसको बढ़ाता है। तो हर कोई व्यक्ति है वो आपके फ़ोन को नहीं खोल सकता है, आपकी पर्सनल जानकारी को नहीं ले सकता है। समझ में आ गया आपको। तो सुरक्षा बढ़ाने के लिए आप क्या लगाते हो, फ़ोन पर लॉक लगा देते हो और बायोमेट्रिक लगा देते हो उसमें। अगले वाला प्रश्न क्या, व्हाट इज यूपीआई। तो यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से उसको जाना जाता है। तो आप जो फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह करते हो ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो, उसी का क्या होता है, यूपीआई के नाम से जाना जाता है। और आपके जितने भी जो ट्रांजैक्शन के मेथड होते हैं उनको सारों को एक जगह यूनिफाइड कर रखा है इसने। 9 नंबर प्रश्न है, विच इज ए सेफ प्रैक्टिस फॉर ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग की सबसे सुरक्षित अभ्यास क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यूजिंग पर्सनल डिवाइस। तो व्यक्तिगत डिवाइस का उपयोग करना किससे संबंधित होता है, ऑनलाइन बैंकिंग का सबसे सुरक्षित अभ्यास होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यूजिंग द पर्सनल डिवाइस। व्यक्तिगत डिवाइस का उपयोग करोगे तो वो आपको ऑनलाइन जो बैंकिंग करोगे उसमें सुरक्षित होगा। अगर आप हर किसी का फ़ोन लेकर यूज़ करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके क्रेडेंटियल्स हैं, आपके जो डाटा होता है वो सेव हो सकता है उसमें आप पे, और उस पर क्या हो सकता है, आप वो व्यक्ति है उसका आपका जो आपके जो बैंकिंग से संबंधित सूचना उसको क्या कर सकता है, गलत उपयोग कर सकता है, आपका पैसे को निकाल भी सकता है। 10 नंबर प्रश्न है, व्हाट शुड यू डू बिफोर लॉगिंग इनटू नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग में लॉगिंग करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो आपको HTTPS को सर्च करना चाहिए। तो यहाँ पर HTTPS क्या होता है, कोई भी जैसे इंटरनेट आप पे कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो वो शुरुआत कैसी होती है, https.google.com। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का अर्थ होता है सिक्योर। तो जहाँ पर HTTP के आगे एस लगा होगा तो वो वेबसाइट है कौन सी होगी, सिक्योर वेबसाइट होगी। तो आपको क्या देखना होता है लास्ट में, उसमें सिक्योर शब्द उसको देखना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जो वेबसाइट फेक वगैरह होती है उन पे HTTP लगा होता है और वो वेबसाइट खुलती भी नहीं है, प्राइवेसी एरर दिखा देता है क्रोम वगैरह। समझ में आ गया आपको। और जिसके आगे एस लगा होगा HTTPS उसी को खोलता है। 11 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज फिशिंग इन ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग में फिशिंग क्या होती है, तो सेंड फेक ईमेल्स टू स्टील द इंफॉर्मेशन। तो जानकारी चुराने के लिए नकली ईमेल को भेजने को क्या कहा जाता है, फिशिंग कहा जाता है ऑनलाइन बैंकिंग के अंतर्गत। समझ में आ गया आपको, मैंने फिशिंग से संबंधित पहले बता दिया तो वही चीज़ अब ये भी। हाउ कैन यू सिक्योर योर UPI पिन। तो आप अपने UPI पिन को कैसे सिक्योर कर सकते हो, तो कैसे सिक्योर कर सकते हो, किसी को भी साझा नहीं करके। तो आप अपना UPI पिन होते हैं जैसे आप सभी आप लगा के रखते हो ना, जैसे आपने लगा रखा आपने 15 लगा रखा है, तो UPI पिन करने से पहले, ट्रांजेक्शन करने से पहले वो पिन मांगता ना, वो इसीलिए मानता है कि आप वही जिसको पता होगा वही शेयर करे, हर कोई उसको शेयर ना कर सके। तो किसी को जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए अपनी UPI पिन से संबंधित, वरना वो क्या कर सकता है, आपके पैसों को निकाल सकता है। 13 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द सिक्योर UPI हैबिट। तो सुरक्षित UPI आदत क्या होती है, इसमें से ऐप को अपडेटेड रखना। तो आपके UPI के जितने भी ऐप हैं उनको हमेशा अपडेट रखो, वरना क्या हो सकता है, उनको हैक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कीप ऐप अपडेटेड। हमेशा अपने ऐप है उनको अपडेटेड रखना चाहिए आपको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 14 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू यूज़ द डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट व क्रेडिट कार्ड का सबसे सुरक्षित तरीका क्या होता है, तो डेबिट व क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या होता है, कार्ड का आपके सामने उपयोग करना। तो अगर कोई व्यक्ति है आपका कार्ड लेकर गया डेबिट या क्रेडिट कार्ड और वो आपके सामने उसको यूज़ कर रहा है तो उसमें क्या कर सकता है,
ज़्यादा आपको पता है क्रेडिट कार्ड व डेबिट जो खास करके तो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें आपको लोन वगैरह मिल सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा मनी भी यूज कर सकते हो, उसमें है होती नहीं है तो भी। तो क्या कर सकता है वो व्यक्ति, आपकी ज़्यादा है रुपए उसको खर्च कर सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप खुद उसके सामने उपयोग कर सकते हो। बाकी के ऑप्शन है इनको और देख लेते हैं अपन। तो दुकानदार को क्या करोगे, दुकानदार को दोगे तो वो आपका पैसा निकाल सकता है। कॉल पर अगर कार्ड वगैरह के नंबर साझा करोगे तो हैक हो सकता है। और सभी वेबसाइट पर कार्ड को सेव नहीं करना चाहिए। अगर आप सेव करके रखते हो तो बहुत नुकसान है, कोई भी हैक कर सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन को। अगले वाला पीओएस मशीन क्या होती है। तो पीओएस मशीन क्या होती है, स्वाइपिंग फॉर द पेमेंट। तो आपको पता है, आप जो क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड आपने कभी ना कभी यूज किया होगा, तो वो जो स्वाइप अप करता है ना जिस मशीन के अंदर, उसको पीओएस मशीन के नाम से जाना जाता है। या फिर एटीएम कार्ड के अंदर भी जो कार्ड वगैरह अंदर जाते हैं उसको भी पीओएस मशीन के नाम से आप जान सकते हो। एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया, वैसे होती नहीं वो स्वाइप पीओएस मशीन। समझ में आ गया ना आपको। तो एक मॉल वगैरह में आप गए होगे, कभी आपने कार्ड स्वाइप किया होगा, तो वो एक कार्ड वगैरह से पेमेंट कर जाता है, उसी को स्वाइपिंग मशीन कहा जाता है, पीओएस मशीन के नाम से जाना जाता है। अगले वाले यूनिट की बात को, यूनिट नंबर 3 की, व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, सोशल इंजीनियरिंग होती है मैनिपुलेट पीपल टू गिव द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, आपके पास फ़ोन करके कहते हो मैं तो आपको जानता हूँ, मैं तो आपके परिवार से हूँ, मैं इस मुश्किल में फंस गया हूँ, आप मुझे मेरे पास क्या कर दो, 5,000 रुपये कर दो। तो ऐसे मैसेजेस आपको आते होंगे। तो यही क्या कहा जाता है, इसे सोशल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। क्या क्या होता है इसमें, मैनिपुलेट पीपल टू गिव द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, लोगों की गोपनीय जानकारी देने का बहकावा करना ही किस में आता है, सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग का क्या रूप होता है। तो सोशल इंजीनियरिंग का एक रूप होता है फिशिंग ईमेल है, वो सोशल इंजीनियरिंग का क्या होता है, एक प्रकार होता है। तो फिशिंग, गलत प्रकार की ईमेल भेजकर लोग आपको क्या कर सकते हैं, गुमराह करते हैं, और आप उन लिंक वगैरह पे क्लिक करके क्या कर लेते हो, आप वगैरह हैक हो सकते हो, बहकावे में आ सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिशिंग ईमेल एक सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण होता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द गोल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो सोशल इंजीनियरिंग हमलों से बचने, हमलों का क्या लक्ष्य होता है। तो क्या लक्ष्य होता है, आपकी जानकारी को चोरी करने का लक्ष्य होता है। जो सोशल इंजीनियर होते हैं ये क्या करते हैं, आपसे आपकी जानकारी निकाल लेते हैं। आपका एटीएम नंबर हो गया, आपके बैंक अकाउंट नंबर हो गए, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, आपके जो प्राइवेट वगैरह अकाउंट से संबंधित चीज़ें होंगी, वो सब जानकारियाँ आपसे निकलवा लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन थेफ्ट है, जानकारी के चोरी से संबंधित होता है सोशल इंजीनियरिंग हमले। विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल इंजीनियरिंग का प्रकार नहीं है। तो फिशिंग, विशिंग, बेटिंग हो गया, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, सोशल इंजीनियरिंग के उदाहरण है। लेकिन ब्राउजिंग किसका उदाहरण नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण नहीं है। तो फिशिंग ईमेल तो आपको पता ही होता है, बेटिंग तो आप समझते हो, सट्टेबाजी वगैरह हो गई, वो इसमें आती है। तो ये क्या हो गया, सब सोशल इंजीनियरिंग के उदाहरण है, लेकिन ब्राउजिंग नहीं है इसमें से। अगले वाला प्रश्न क्या है, फिशिंग क्या, फिशिंग क्या होती है। तो फिशिंग होती है आपकी जानकारी को चुराने के लिए नकली संदेश भेजने को ही क्या कहा जाता है, फिशिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला प्रश्न तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला प्रश्न है, विशिंग क्या होती है, आवाज़ के जरिए जानकारी को चुराना। तो आपको पता है आजकल ये आवाज़ क्लोनिंग वाला सिस्टम नहीं चल गया था, मोदी जी की पर डांस कर रहे होते, मीम वगैरह आपने देखा होगा। तो वही होता है, उसे वॉइस बेस्ड फिशिंग के नाम से जाना जाता है। या ऐसे समझ लो, कोई भी व्यक्ति उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर ली, मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर ली, और उसे एआई से रिकॉर्डिंग बनवा ली कि मैं ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में हूँ, आप मुझे पैसा भेज दीजिए। अब वो वॉइस रिकॉर्डिंग आपके किसी फैमिली मेम्बर को भेज दिया, तो उस नंबर पे आपने पैसा गिरा लिया, तो वो क्या होता है, विशिंग के नाम से उसको जाना जाता है। समझ में आ गया। तो आपके जानकारी आवाज़ के जरिए आपका पैसे चुराने को विशिंग कहा जाता है। व्हाट इज बेटिंग, बेटिंग क्या होती है, ऑनलाइन ऑफरिंग फ्री आइटम टू लेश्योर यूज। तो मुफ्त चीज़ें देकर उपभोक्ता को फंसाना। तो देखा होगा आपने, जो वो कहते हैं ना कि 5,000 रुपये में आपने जीते हैं 10,000 रुपये, आपने जीती है लैम्बोर्गिनी, आपने जीती है स्कॉर्पियो। तो ये ऐसे लालच देकर लोगों को फंसाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, बेटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न है, साइबर क्राइम यूजुअली टारगेट। साइबर अपराधी आमतौर पर किसे निशाना बनाते हैं, अनजान उपयोगकर्ता को। तो जो ज़्यादा जिनको नॉलेज नहीं होता है, कम पढ़े लिखे होते हैं, डिजिटल लिटरेसी कम होती है, उन सब लोगों को क्या करते हैं साइबर अपराधी है वो
ज़्यादा निशाना बनाते हैं, क्योंकि वो आसानी से क्या बन जाते हैं, निशाना बन जाते हैं, आसानी से उन लोगों के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी होगा, ज़्यादा ज्ञानी आदमी होगा, वो तो आपको पता, वो तो उसको उल्टा फंसा लेगा उस चीज़ में। तो यही होता है, जिसको कम नॉलेज होता है उसको ये अपराधी फंसा लेते हैं। अगले वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टेक्निक ऑफ साइबर क्राइम। तो साइबर अपराधियों की आम चाल क्या होती है, तो नकली अलर्ट भेजना एक साइबर अपराधियों की क्या होती है, एक चाल होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सेंडिंग द फेक अलर्ट्स। वो किसका उदाहरण होता है, साइबर अपराधियों को भेजने की जो चाल होती है। समझ में आ गया, आपको वार्निंग वगैरह देते रहते हैं कि आप ये देखें ना, बीच में से ऐप चले थे जिसके अंदर बैंक जो लोन वगैरह देते थे, फिर लोगों को परेशान करते थे। तो यही होता है, ये टेक्निक होती है साइबर क्राइमर्स की। व्हाट कैन हेल्प प्रिवेंट साइबर क्राइम। तो साइबर अपराध से बचने का क्या सहायक हो सकता है, तो क्या सहायक हो सकता है, 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन है, वो साइबर क्राइम से संबंधित हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन है, वो किससे संबंधित हो सकती है, आपको साइबर क्राइम से बचा सकती है। आपने डबल प्रोटेक्शन कर रखा है तो आपको जल्दी से हैक नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू सस्पेक्ट ए फिशिंग अटेम्प्ट। यदि आपको फिशिंग का संदेह हो तो क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। यदि आपको फिशिंग का संदेह हो तो क्या करना चाहिए, उसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। उसी को क्या कहा जाता है, फिशिंग संदेह के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, साइबर थ्रेट लैंडस्केप मीन्स। साइबर खतरे का परिदृश्य का क्या अर्थ होता है, तो साइबर खतरे का परिदृश्य क्या होता है, ऑल करंट एंड इमर्जिंग साइबर रिस्क। तो सभी वर्तमान और उभरते हुए साइबर जोखिम को होता है, वो किससे संबंधित होता है, वो होता है साइबर खतरे का, साइबर खतरे से संबंधित होता है। तो कौन सा होगा इसमें, सभी वर्तमान में उभरते हुए साइबर खतरे। तो इसमें साइबर खतरे क्या चल रहे हैं, आपने डिजिटल अरेस्ट का नाम सुना होगा, लोगों के जो फ़ोन करके एटीएम वगैरह के नंबर पूछ लेते हैं, या फिर लोगों को कहते हैं मेरे पास 5,000 रुपये घेर दो, मैं बहुत मुश्किल परिस्थितियों में हूँ। तो ऐसे वाली चीज़ें होती हैं, वो आजकल वर्तमान में साइबर खतरे से संबंधित हैं। अगले वाला, एन इमर्जिंग साइबर थ्रेट इज। एक उभरता हुआ साइबर खतरा क्या होता है, एआई आधारित फिशिंग। तो एआई आधारित फिशिंग सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि क्या कर सकते हो, एआई क्लोन बना सकते हो, एआई का आपकी फ़ोटो से लोग एकदम एक्चुअल वीडियो बना सकते हैं, एक्चुअल अगर आपकी वॉइस बना सकते हैं, तो इससे लोग क्या हो सकते हैं, आसानी से गुमराह हो सकते हैं, आसानी से लोग हैं वो धोखे में फंस सकते हैं। तो यही होता है, एआई आधारित फिशिंग होती है, वो एक उभरता हुआ साइबर खतरा है। 14 नंबर प्रश्न है, मोलवेयर स्टैंड फोर्स। तो मोलवेयर किससे संबंधित होता है, मोलवेयर एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक जो मोलवेयर है वो क्या होता है, एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइबर अटैक। एक सामान्य साइबर हमला कौन सा होता है, डीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो क्या होती है, काफ़ी बार क्या होता है, वेबसाइट कोई पॉपुलर वेबसाइट, उस पर लोग क्या करते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बोट का ट्रैफिक भेज देते हैं। इससे क्या हो जाती है, वो वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाता है और काम करना बंद कर देती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, डीओएस अटैक के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको। अगले वाला क्या है, रैंसमवेयर अटैक्स डू व्हाट। तो रैंसमवेयर हमले में क्या किया जाता है, डेटा को अनक्रिप्ट करके पैसे की मांग की जाती है। मतलब आपका जो डाटा है उसको क्या कर दिया जाता है, जैसे कोई भी बड़ा हॉस्पिटल, उसको सारे ऐप को हैक कर लिया गया और फिर उससे रुपये मांगे जा रहे हैं कि आप 1 करोड़ रुपये दीजिए तभी मैं आपको आपके ऐप वगैरह सारी जानकारी दूंगा। तो यही होता है, जो ऑनलाइन फिरौती मांगने को ही रैंसमवेयर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको। 1 वे टू डिटेक्ट द मोलवेयर। तो मोलवेयर को पहचानने का क्या तरीका होता है, अनजाई पॉपअप विंडो खोलना। तो आप हर कोई पॉपअप विंडो खोलोगे तो क्या हो जाएगा, तो समझ लेना आप मोलवेयर का शिकार होने जा रहे हो। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है, नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में सुरक्षा प्रणाली का कार्य करती है फायरवॉल। तो फायरवॉल होती है कि कोई भी गलत प्रकार का आपको जो इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करवाने से आपको बचाती है। इसी को क्या कहा जाता है, फायरवॉल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है, फायरवॉल्स हेल्प बाय। तो फायरवॉल आपको कैसे मदद करती है, ब्लॉकिंग अनऑथोराइज एक्सेस।
तो अनाधिकृत पहुंच को रोककर क्या करती है फायरवॉल, वो आपको मदद करती है। तो ब्लॉकिंग हो गया अनऑथोराइज एक्सेस को, अनाधिकृत पहुंच को रोककर फायरवॉल। मतलब आपने कोई पब्लिक वाईफाई वगैरह यूज़ कर रहे हो और उस पर कोई हैकर बैठा हुआ, तो फायरवॉल क्या कर देगा, उसको आपको कनेक्ट ही नहीं होने देगा। समझ में आ गया आपको? तो यही फायरवॉल का कार्य होता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ फायरवॉल? तो फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर टाइप के फायरवॉल होते हैं। तो कुछ ऐप वगैरह कर सकते हो या हार्डवेयर भी लगा सकते हो, जिससे क्या होता है आपको गलत नेटवर्क पे आप कभी भी नहीं पहुंचोगे। तो अब बढ़ते हैं आपके आखिरी नंबर यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 4 की तरफ। पहला प्रश्न यूनिट नंबर 4 का, व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी अश्योरेंस? तो साइबर सुरक्षा का आश्वासन क्या होता है? सिस्टम की सुरक्षा की प्रमाणीकरण करना, सर्टिफाइंग द सेफ्टी ऑफ सिस्टम्स। तो सिस्टम की सुरक्षा का प्रमाणीकरण करते हो, साइबर सुरक्षा का आश्वासन कहलाता है, साइबर सिक्योरिटी का अश्योरेंस कहलाता है। तो आप जितने भी जो ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो सर्टिफाइड ऐप का यूज़ कर रहे हो, कोई भी वाईफाई वगैरह लगाया तो वो भी सर्टिफाइड लगाया, तो वही साइबर सिक्योरिटी अश्योरेंस के नाम से उसको जाना जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, विच एक्ट गवर्न्स आईटी सिक्योरिटी इन इंडिया? तो भारत में आईटी सुरक्षा का नियंत्रण कौन सा करता है? आईटी एक्ट 2000 है वो इसका निगरानी करता है, आईटी एक्ट 2000 एक्ट भी करता है। तो दोनों में से कोई भी आपको ऐप दिख जाए तो उसको सही कर देना है। लेकिन अभी जो वर्तमान में कौन सा है, आईटी एक्ट 2008 है, वो लागू हो रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले 2000 में आईटी एक्ट 2000 आया था, लेकिन 2008 में उसको अमेंडमेंट कर दिया था। वन इंटेंटिव अंडर इंडिया साइबर सिक्योरिटीज। तो भारत में एक साइबर सुरक्षा की क्या पहल है? साइबर सुरक्षा कवच। तो साइबर सुरक्षा कवच नाम का जो ऐप है या जो प्रणाली है, वो भारत में साइबर सुरक्षा की एक प्रकार की पहल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। साइबर सुरक्षा कवच है वो साइबर सुरक्षा की से संबंधित पहल से संबंधित है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज इंसिडेंट हैंडलिंग? तो घटना संभालना क्या कहलाता है? घटना संभालना क्या कहलाता है? रिस्पोंडिंग टू एंड मैनेजिंग द सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो सुरक्षा घटनाओं का उत्तर देना और प्रबंधन करने को क्या कहलाता है? आपका इंसिडेंट हैंडलिंग से संबंधित होता है। तो कोई भी साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई भी घटना हो गई, उसको आप संभाल सकते हो, उसके उत्तर दे सकते हो, उसको सही कर सकते हो, उसी को क्या कहा जाता है? इंसिडेंट हैंडलिंग के नाम से जाना जा सकता है। जैसे किसी का फ़ोन हैक हो गया, तो आपने क्या कर दिया, फ़ोन को चुरा कर भाग गया, तो आपने साइबर पुलिस वगैरह में क्या कर दिया, FIR वगैरह दर्ज करा दी। समझ में आ गया आपको? पैसा वगैरह निकाल दिया तो कर दी। आपका अगर नॉलेज है तो आप उसको ट्रैक करने का प्रयास कर सकते हो। तो वही इंसिडेंट हैंडलिंग के में आता है। द फर्स्ट स्टेप इज इंसिडेंट हैंडलिंग इज। तो घटना संभालने का पहला चरण क्या होता है? पहचानना। तो ये पहचानो कि किस प्रकार का साइबर क्राइम हुआ है। समझ में आ गया आपको? तो घटना इंसिडेंट हैंडलिंग में सबसे पहली घटना क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन होगी, पहचानना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लेना इसको। 6 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज डिफेंसिव प्रोग्रामिंग? तो डिफेंसिंग प्रोग्रामिंग क्या है? तो डिफेंसिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है? ये होती है राइटिंग कोड टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड इनपुट। तो अनपेक्षित इनपुट को संभालने वाले कोड को लिखना ही क्या कहलाता है? आपको जो राइटिंग कोड के नाम से जाना जाता है, राइटिंग कोड टू हैंडल द अनएक्सपेक्टेड इनपुट। तो अनपेक्षित इनपुट को संभालने वाले कोड को क्या कहा जाता है? डिफेंसिव प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी? तो वेब एप्लीकेशन सुरक्षा किस नाम से जानी जाती है? वेब एप्लीकेशन सुरक्षा वो किस नाम से जानी जाती है? सिक्योर कोडिंग एंड वनरेबिलिटीज प्रिवेंशन फॉर वेबसाइट। तो वेबसाइट के लिए सुरक्षित कोड व कमजोरियों की रोकथाम को क्या कहा जाता है? वेब एप्लीकेशन सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? सिक्योर कोडिंग करना और आपको कमजोरियों के रोकथाम करोगे तो उसको वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी बग वगैरह है या कोई वायरस वगैरह वो आपकी वेबसाइट पे आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको बचा सकते हो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से। 8 नंबर प्रश्न है, एक कॉमन वेब सिक्योरिटी थ्रेट इज। तो एक सामान्य वेब सुरक्षा खतरा क्या होता है? SQL इंजेक्शन है वो इसका एक सामान्य वेब सुरक्षा का खतरा होता है। 9 नंबर प्रश्न है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी इंक्लूड्स। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में? उसमें शामिल होता है सिक्योरिंग सर्वर्स, नेटवर्क्स, डाटा सेंटर्स। तो सर्वर हो गया, नेटवर्क हो गया, डाटा सेंटर की सुरक्षा करने को क्या कहलाता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा से
संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए होगा। आप जो सर्वर हो गया, नेटवर्क हो गया, डाटा सेंटर हो गया, उनकी सुरक्षा को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि जितना भी आपको पता कोई वेबसाइट होगी, उसकी डाटा कोई भी सर्वर पे पड़ी होती है, डाटा सेंटर हो गया, उनको सिक्योर रखोगे तो आपका सारा सूचना वो सिक्योर रहती है और आपकी वेबसाइट है वो सही से चलेगी, आपका ऐप वगैरह सही से चलेगा। 10 नंबर प्रश्न है, हैकर आर इंडिविजुअली हु। तो हैकर्स वे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, गैर कानूनी रूप से सिस्टम में घुसपैठ करते हैं, ब्रेक इनटू सिस्टम इलीगली। तो हैकर क्या करते हैं, गैर कानूनी रूप से आपके सिस्टम में आते हैं और उसको हैक करके बैठ जाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हैकर्स के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, ए काउंटर मेजर अगेंस्ट हैकिंग इज। तो हैकिंग के खिलाफ एक मुकाबले का क्या उपाय हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, रेगुलर पैचिंग कर सकते हो, रेगुलर रूप से आप है वो आपका जो सिस्टम उसको अपडेट कर सकते हो। तो उससे क्या सकते हैं, आप हैकर वगैरह आपको रेगुलरली आसानी से हैक नहीं कर सकते हैं। अगला वाला प्रश्न, इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉइंग टूल एग्जाम्पल इज। सूचना को नष्ट करने वाला उपकरण किसका उदाहरण होता है। तो डाटा वीपिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है उसको। डीबीएन के नाम से किसको जाना जाता है, सूचना को नष्ट करने वाले सॉफ्टवेयर को डीबीएन के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, हु इज डीबीएन यूज फॉर। तो डीबीएन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो डीबीएन का उपयोग वो किसके लिए किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है सिक्योरिंग द इरेज इंटायर फाइल। तो पूरी की पूरी फाइल है उसको सिक्योर करने के लिए DBAN का पूरा प्रयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, डिस्क की सिक्योरिटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, DBAN का ऐप या सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अच्छे से याद कर लेना इसको। रिकवरी टूल्स आर यूज्ड व्हेन। तो रिकवरी टूल आपको पता है बैकअप वगैरह के टूल है, वो क्यों यूज किए जाते हैं, डाटा लॉस इंसिडेंट। तो आपका डाटा वगैरह वो लॉस्ट हो गया है, खत्म हो गया है, आपको फॉर्मेट मार दिया आपने, तो किसका यूज करोगे, आप रिकवरी टूल्स का यूज करते हो। वन मेथड टू डिस्ट्रॉय द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी व्यक्ति उसकी संवेदनशील जानकारी को नष्ट करने का क्या तरीका होता है, आपको बर्निंग डॉक्यूमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति उसके जो फिजिकल डॉक्यूमेंट हो गए, वास्तविक जो डॉक्यूमेंट है उनको जलाकर उसकी सार्वजनिक जो संवेदनशील जानकारी उसको नष्ट कर सकते हो। 16 नंबर प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लैंडस्केप रेफर्स टू। तो साइबर सुरक्षा खतरे का परिदृश्य किसको कहलाता है, साइबर हमले के प्रकारों को और रुझानों को जानने से संबंधित क्या होता है, साइबर सुरक्षा खतरे को पहचाना। मतलब किस प्रकार के साइबर खतरा हो सकता है, आपको किस प्रकार का साइबर खतरे से आपको बचना चाहिए, वही क्या कहलाता है, साइबर सुरक्षा खतरे का परिदृश्य के नाम से उसको जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न, उभरता हुआ खतरे का क्या मतलब होता है, इमर्जिंग थ्रेट मीन्स। तो इमर्जिंग थ्रेट का मतलब क्या होता है, नया और विकसित होता साइबर हमला। तो आपको पता है हैकर भी खुद को समय के साथ अपडेट करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के हैकिंग की टेक्निक को लाते रहते हैं। तो वही क्या कहलाता है, उभरता हुआ खतरे के नाम से, इमर्जिंग साइबर थ्रेट के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न, व्हाट इज हनी पोट इन साइबर डिफेंस। तो साइबर सुरक्षा में हनी पोट क्या होता है, डिकोय सिस्टम टू अटैकर्स। तो हमलावरों को आकर्षित करने वाला धोखे का सिस्टम क्या होता है, हनी पोट के नाम से जाना जाता है। तो हैकर्स को भी हैक करने का तरीके को क्या कहा जाता है, हनी पोट कहा जाता है। ऐसा फेक सिस्टम कर दिया जिससे अट्रैक्ट होकर हैकर वहां पर पहुंचा और उसको कैप्चर कर लिया गया। तो समझ में आ गया, हैकर को भी हैक करने का तरीके को क्या कहा जाता है, हनी पोट के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव CERT.in स्टैंड्स फॉर। तो CERT.in का पूरा क्या नाम होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया के नाम को से किसको जाना जाता है, CERT.in के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, विच इज ए पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एश्योरेंस। तो साइबर सुरक्षा अनुशासन का एक हिस्सा कौन सा होता है, नियमित ऑडिट करने को साइबर सुरक्षा एश्योरेंस, साइबर सुरक्षा अनुशासन के नाम से उसको जाना जाता है। तो समय समय पर आप ऑडिट करते रहते हो कि आपके सिस्टम में क्या खतरा है, क्या बग आ गया, क्या वायरस आ गया। तो वही होता है साइबर सिक्योरिटी एश्योरेंस के नाम से उसको जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न, IT एक्ट अमेंडमेंट रिकॉर्ड्स। तो IT एक्ट अधिनियम सुधार में क्या शामिल हो गया है आपका, डिफेमेशन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मौन हानि करना, हैकिंग एंड डाटा थेफ्ट से संबंधित जानकारी और पोर्नोग्राफी, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आ गई, IT अमेंडमेंट एक्ट में आ गई हैं। 22 नंबर प्रश्न है, ड्यूरिंग इंसिडेंट हैंडलिंग इरेडिक्शन मीन्स। तो घटना प्रबंधन में उन्मूलन का क्या अर्थ होता है। तो क्या अर्थ होता है, घटना के मूल कारण से हटना।
रिमूव द रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो कोई भी घटना उसके मूल कारण से आप हट रहे हो तो उसी को क्या कहा जाता है, इरेडिक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। अगले बार डिफेंसिव प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इंक्लूड, तो डिफेंसिव प्रोग्रामिंग में क्या शामिल होता है, वैलिडेशन इनपुट, तो इनपुट को मान्य करना ही डिफेंसिव प्रोग्रामिंग के नाम से उसको जाना जाता है। वेव ऐप सिक्योरिटी मेजरीज, तो वेव ऐप के सुरक्षा क्या होता है, यूज SSL TLS SSL और TLS का उपयोग करना वेव सुरक्षा ऐप का उदाहरण होता है। अगले वाला प्रश्न है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुरक्षा किसकी सुरक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, इंटरप्राइज नेटवर्क्स एंड क्लाउड रिसोर्सेज, तो इंटरप्राइज नेटवर्क और क्लाउड संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित क्या होता है, आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा से संबंधित होता है। तो आपको क्या करना है, आपने अगर वीडियो पूरा देखा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अगर अभी तक नहीं किया है अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना है। साथ ही साथ आपको अगर ये PDF डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इसके पार्ट 2 पार्ट 3 देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट का भी मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पर जाकर आप पूरे के पूरे और वीडियो भी देख सकते हो। तो धन्यवाद, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन टू द साइबर सिक्योरिटी SSC स्किल इन्वेस्टमेंट कोर्स का, तो इससे संबंधित आपके सामने MCQ और थ्योरी दोनों के दोनों साथ लेकर आया हूँ मैं। पहले आपको MCQ के साथ साथ थ्योरी भी करवाऊंगा। हमारी क्लासेज में आपको यही अलग मिलता है कि आप क्लास तो पढ़ते हो, MCQ तो आप पढ़ते हो, बहुत जगह से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको थ्योरी सिर्फ कहाँ पर बताई जाती है, एकदम रिलेवेंट वो कहाँ पर बताई जाती है, यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल पर बताई जाती है। साथ के साथ ऐसा कंटेंट दिया जाता है जो आपके सामने पेपर में ऐसे कैसे पेपर देखने को प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सबसे पहले प्रश्न है विच यूनिट फर्स्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन मेथड, निम्नलिखित में से कौन सा 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन का सही तरीका नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आपको पता है 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन चलता है तब आपके पास क्या रहता है, आपके पास एक OTP ज़रूर से आता है। अगला क्या है, बायोमेट्रिक लगाकर भी आप क्या कर सकते हो, 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हो। गूगल ऑथेंटिकर भी आता है जिससे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, लेकिन सिक्योरिटी का क्वेश्चन है वो नहीं आता है, क्योंकि सिक्योरिटी का क्वेश्चन तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से पास कर सकते हो। जैसे इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी का प्रश्न आ गया तो मैंने आपका अगर फ़ोन में हैकर हूँ और मैंने लॉगिन कर लिया तो सिक्योरिटी का प्रश्न तो मैं आसानी से क्रैक कर लूँगा। समझ में आ गया आपके सामने, तो यही है, क्योंकि पासवर्ड तो क्रैक कर लिया तो सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी क्रैक कर लूँगा। लेकिन OTP होती है, बायोमेट्रिक होती है, गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, ये कोड होते हैं। बायोमेट्रिक तो आपकी फिजिकल होती है, तो आप इसको जल्दी से बाईपास नहीं कर सकते हो। अगले वाला है व्हाट डज साइबर हाइजीन्स प्राइमरी रेफर टू, साइबर स्वच्छता का मुख्य रूप क्या होता है, इसमें से गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, मतलब आपको जो साइबर से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए। जैसे आप किसी को गलत कमेंट नहीं करोगे, अच्छे पासवर्ड का यूज़ करोगे, आपको VPN वगैरह यूज़ करना होता है, प्राइवेट जो पब्लिक वाईफाई होते हैं उनका कम से कम यूज़ करना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है, साइबर सुरक्षा की व्यवस्था से जानी जाती हैं। इसमें मुख्यतः आता है कि आप किसी भी व्यक्ति को बुली नहीं करोगे, किसी को हैक नहीं करोगे, किसी के खिलाफ गलत व्यवहार नहीं करोगे इंटरनेट पर, उसको भी साइबर सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है इन व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट रैंसमवेयर अटैक एड्स ट्रोजन रिकॉर्डेड, तो एड्स नामक जो ट्रोजन था उसका फर्स्ट अटैक कब हुआ था, तो कब देखने को मिला था, 1989 में फर्स्ट टाइम रैंसमवेयर था ट्रोजन, उसका अटैक आपको देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है विच लॉ इन इंडिया डील विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित कौन सा कानून है इसमें से, तो कौन सा कानून देखने को मिलता है, इसका सही आंसर क्या होगा, IT एक्ट है वो 2000, IT एक्ट 2000 वो किससे संबंधित देखने को मिलता है, आपको साइबर अपराध से संबंधित देखने को मिलता है। और ये 2008 के अंदर ये जो आपका कानून है इसको क्या कर दिया गया था, अपडेट कर दिया गया था। सबसे पहले IT एक्ट 2000 में लेकर आया गया था, उसके बाद में अपडेट कर दिया गया था। अब जो आप वर्तमान में कानून देखते हो IT एक्ट से, वो 2000 के हिसाब से लगे हुए हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योर द वेबसाइट यूजिंग द इंक्रिप्शन, तो आप
वेबसाइट के इंक्रिप्शन के माध्यम से सुरक्षा करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, तो इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, HTTPS। कौन सा, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, उसको यूज़ किया जाता है आपको जो आपका वेबसाइट वगैरह उनको सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस लगा हुआ, इसका अर्थ क्या, सिक्योर। तो जैसे भी आप कोई गलत वेबसाइट खोलोगे उसके सामने एस हट जाएगा, HTTP लिखा होगा, इसका अर्थ क्या है, ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। समझ में आ गया। तो क्या होता है, काफ़ी बार अगर गूगल पे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो गूगल पे खुलने के बजाय एक लाल सा पेज आ जाता है और यहाँ पे प्राइवेसी एरर के नाम से दिखा देता है। समझ में आएगा। उस वेबसाइट पे आप देखना ऊपर HTTP लिखा होगा, एस नहीं लिखा होता है। और कोई भी वेबसाइट खोलो आप उस पर ऊपर देखना, उस पर HTTPS लिखा होता है। ए सिक्योर पासवर्ड शुड आइडियली कंटेन एटलीस्ट हाउ मेनी कैरेक्टर्स। तो एक सुरक्षित पासवर्ड में आदर्श रूप से कितने अक्षर कम से कम होने चाहिए, तो कितने अक्षर होने चाहिए, 8 अक्षर मिनिमम रूप से होने चाहिए। और एक सुरक्षित पासवर्ड क्या होता है, जिसमें क्या होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर। समझ में आ गया आपको। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मोहित MO, है ना, आपके बाद में नंबर 1 और स्पेशल कैरेक्टर @ तो ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल लेटर आने चाहिए। और एक अच्छा पासवर्ड इसको माना जाता है जिसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, आपके कुल 8 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ ए फिशिंग वेबसाइट। तो कोई भी फिशिंग वेबसाइट का क्या संकेत होता है, तो किस चीज़ का संकेत होता है, कंटेनिंग स्पेलिंग एरर एंड अर्जेंट मैसेज। तो जो कोई भी गलत प्रकार की वेबसाइट होती है उसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, उसमें आपको स्पेलिंग एरर बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। साथ के साथ वो वेबसाइट आपको क्या करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो इसको जल्दी से जल्दी खरीद लो, आप ये चीज़ खरीद लो इसको जल्दी से जल्दी खरीद लो। मतलब जल्दबाजी करने के लिए उनको जाना जाता है। क्यों, जितना जल्दी आप फंसोगे उतना ही उनका फ़ायदा होगा। आपको चीज़ें पता चल जाएंगी तो उनका कैसे फ़ायदा होगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करूँ, साइबर नैतिकता में निम्नलिखित में क्या शामिल होता है। तो साइबर नैतिकता में क्या होगा, शेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर होती है उसको साझा करना साइबर नैतिकता के खिलाफ है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप काफ़ी बार सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो ना, उसका पेड वर्जन होता है, लेकिन आप क्या करते हो, इंटरनेट से उसकी की डाउनलोड करके उस पर वो लगा लेते हो और उसको फ्री में चलाते हो। समझ में आ गया। जैसे आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है, उसमें आप क्या करते हो, 2 प्रकार की विंडो डलती हैं। एक तो आप लैपटॉप लेकर आए तब उसमें विंडो थी, या फिर आपने क्या क्या 7-8 हज़ार रुपये की विंडो आती है, आपने विंडो माइक्रोसॉफ्ट से खरीदी और वो अपने लैपटॉप में डलवाई। या फिर आप क्या कर सकते हो, मार्केट से 50 रुपये वाली CD लाकर विंडो डाल सकते हो। तो ये 50 रुपये वाली CD लाकर डालते हो, इसको क्या बोला जाता है, पायरेटेड विंडो के रूप में जाना जाता है, नकली विंडो के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया। तो ये साइबर नैतिकता के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगले वाला प्रश्न है, वेब ब्राउज़र को सुरक्षित करने का क्या तरीका होता है। तो कोई भी वेब ब्राउज़र होता है उसको सुरक्षित करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्लियरिंग ए पॉपअप ब्लॉकर। तो आपको क्या करना चाहिए, जो पॉपअप आते हैं ना उनको हमेशा ब्लॉक करके रखो। आप पॉपअप को अगर आप ब्लॉक करके रखोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, पॉपअप ब्लॉक होता है तो इससे आपके सामने कोई एडवेयर आते हैं ना, जो एडवेयर मतलब ऐड के साथ कुछ ऐप वगैरह डाउनलोड हो जाते हैं, वो नहीं हो पाएंगे। तो यही फ़ायदा होता है उसका। तो पॉपअप को हमेशा आप क्या करना, आपको क्रोम ब्राउज़र यूज करते हो तो ब्राउज़र में जाओ, सेटिंग में जाओ, प्राइवेसी में जाओ, प्राइवेसी में नीचे की तरफ देखोगे पॉपअप दिखेगा, उसमें आपको ऑफ कर देना उसको। अगले वाला है, व्हाट डज द इनकॉग्निटो मोड। तो इनकॉग्निटो मोड में क्या होता है, तो क्या होता है, इसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव होने से रोकता है। तो आप नॉर्मल मोड में आप क्या करते हो, आप अगर ब्राउज करते हो चीज़ों को, कुछ भी देखते हो तो उसमें हिस्ट्री सेव हो जाती है, आपने कौन सी वेबसाइट को चलाया है। लेकिन इनकॉग्निटो मोड होता है, आप क्या करते हो, जब ब्राउज़र को खोलोगे वहाँ पे 3 स्टार ऊपर की तरफ 3 ऐसे डंडे होते हैं ना, उस पर क्लिक करना। तो वहाँ पर जाओगे तो न्यू टैब, उसके नीचे एक इनकॉग्निटो मोड ही आता है। तो इनकॉग्निटो मोड कर लेते हो तो ब्लैक खुलता है, ऐसा कुछ उसमें साइन बना होता है। उसमें क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट होती है, आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे उससे संबंधित उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री उसमें सेव नहीं होती है। तो यही इनकॉग्निटो मोड का फ़ायदा होता है, इसलिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं। एक गुड पासवर्ड मैनेजर हेल्प इन। तो एक अच्छा पासवर्ड मैनेजर किस चीज़ में मदद करता है, स्टोर एंड जनरेट द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो पासवर्ड जनरेटर है तो वह क्या करेगा भाई, पासवर्ड बनाने का काम करेगा। और पासवर्ड कैसा बनाएगा, पासवर्ड बना ही रहा है तो अच्छे पासवर्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का कार्य होता है उसका। 12 नंबर प्रश्न की बात करूं, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। तो ब्रूट फोर्स अटैक को क्या होता है,
इस हमले में क्या होता है, यूजिंग द मालवेयर टू द स्टील पासवर्ड। तो ये क्या करता है, आपका मालवेयर या जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वायरस होता है, उसको उपयोग में लेता है आपको सारे के सारे पासवर्डों को क्रैक करने के लिए। तो मालवेयर का यूज़ किया जाता है आपके पासवर्डों को यूज कर चुराने के लिए। उसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रूट फोर्स अटैक के नाम से जाना जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैंडल द साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। भारत में साइबर क्राइम अपराध को जांच कौन सा करता है, CERT.in जो वेबसाइट है, ये भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख एजेंसी है। तो कौन सी है, CERT.in है, ये साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रमुख एजेंसी के रूप में इसको जाना जाता है। तो कौन सी होती है, CERT.in है, ये साइबर सुरक्षा को सुरक्षित करने का कार्य करता है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी आपका जो साइबर सुरक्षा हो गई, मतलब आपका फ़ोन हैक हो गया, आपके पासवर्ड चोरी हो गए, आपके पैसे निकल गए गलत तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, CERT.in पे जाकर क्या कर सकते हो, अपना ग्रीवेंस डाल सकते हो। 14 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है, तो फायरवॉल क्या होता है, कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो फायरवॉल एक दीवार की तरह कार्य करता है। क्या करता है, कोई इलीगल तरीके से अगर कोई नेटवर्क पे ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, कोई गलत लोग आ रहे हैं, तो उसमें क्या करेगा, वहाँ पर वो उसको गलत तरीके से नेटवर्क को रोकने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कंट्रोलिंग इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क। तो फायरवॉल पहला स्तर होता है जिसमें कोई भी गलत नेटवर्क होता है, जैसे आपने पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो उसमें कोई हैकर बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, आपकी सूचनाओं को चुराने का कार्य कर सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर फायरवॉल का उपयोग किया तो उसको आपको उस नेटवर्क को आप तक पहुंचने से ही पहले ही रोक देगा। समझ में आ गया आपको। तो ये नेटवर्क को कंट्रोल करने का कार्य करता है फायरवॉल। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें से, सही आंसर होगा सॉफ्टवेयर अपडेट। तो आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो समय समय पर, तो ये प्रकार का साइबर अपराध नहीं है। बाकी आप किसी की आइडेंटिटी चुराते हो, कोई भी इंसान की पर्सनल सूचना चुराते हो, फिशिंग करते हो, कोई इंसान को आप क्या कर सकते हो, ऐसे कुछ लोगों को देखा होगा ना जो मैसेज करते हैं कि यहाँ पर क्लिक कीजिए आपको 5,000 रुपये केस मिलेगा, तो ये फिशिंग में आता है। और डिओस अटैक, डिओस के डिनाइल ऑफ सिक्योरिटी, इसमें क्या होता है, डिओस अटैक में यहाँ पर क्या, कोई भी वेबसाइट है, अब वेबसाइट पे क्या हुआ, कोई इंसान उसकी अच्छी वेबसाइट चल रही है, तो लोग क्या करते हैं, जो कॉम्पिटिटर होगा वो क्या करेगा, उस पर थोड़ा बोट भेज देगा, बोट का ट्रैफिक भेज देगा। अब ज़्यादा ट्रैफिक हो गया तो क्या हो जाएगा, वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी, और वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी तो उसको क्या दिखाएगा, डोस अटैक के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, वायरस या बोट को भेज देना और वेबसाइट को लैग करवा देना, उसको डोस अटैक के नाम से जाना जाता है। इसको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, 2 नंबर प्रश्न की, विच फीचर इन द विंडो हेल्प टू इनक्रिप्ट द इंटायर ड्राइव्स टू प्रेजेंट द अनऑथराइज एक्सेस। तो कोई भी विंडो में कौन सी सुविधा पूरे ड्राइव को इनक्रिप्ट कर अवैध पहुँच से बचाती है, तो कौन सी बचाती है, इसमें से बिट लॉकर होती है। यह क्या करती है, आपका जो कोई भी ड्राइव होता है उसको, उसके डाटा को सुरक्षित करने का कार्य करता है। मतलब कोई भी आपका ड्राइव है, लोकल डी, लोकल सी या फिर हार्ड डिस्क हो गया, उसको क्या करती है, उसमें डाटा इनक्रिप्ट रूप से रखती है। व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट। अपने सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित करने का सबसे मजबूत तरीका क्या होता है, आप उसमें क्या कर दो, 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन है वो लगा दो। तो अगर आप 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन लगा देते हो तो आपका अकाउंट है वो पूरी तरीके से क्या रहेगा, सुरक्षित रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन आपको हमेशा चालू करके रखना चाहिए। Which window features notify when when an app tries to change your computer। विंडो में कौन सी सुविधा आपको सूचित करती है जब कोई ऐप आपके कंप्यूटर में बदलाव करने की कोशिश करता है, तो क्या दिखाती है, UAC, यूज़र अकाउंट कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है, कोई भी है ना, कोई भी यूज़र अकाउंट कंट्रोल जब दिखाई जाएगी, वो क्या करेगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको चुराने का प्रयास करता है। तो यूज़र क्या दिखाती है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल के नाम से दिखा देती है कि कोई और अकाउंट है वो आपके जो कंप्यूटर उसको क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ें, व्हाट इज़ द मोस्ट सिक्योर टाइप ऑफ पासवर्ड। तो कौन सा मोस्ट सिक्योर टाइप है जिसमें क्या, रैंडम कैरेक्टर्स विद सिंबल। तो आप कोई भी मतलब अपना नाम वगैरह कुछ क्या करते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं, अधिकतर तो 1 2 3 4 5 6 रख लेते हैं, कुछ अपनी फैमिली में से किसी का नाम लिख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर बनाओगे, इस तरीके से अगर पासवर्ड को यूज़ करोगे तो क्या हो जाता है, इसमें आपका जो अकाउंट है उसको हैक होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो यही होता है
आपके जो रैंडम कैरेक्टर्स का यूज करना चाहिए सिंबल्स के साथ, उसको क्या कहा जाता है, उस तरीके से सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा और आपका अकाउंट भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। विच इज़ नॉट एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर द सेफ सोशल नेटवर्किंग। सुरक्षित सोशल नेटवर्किंग के लिए कौन सी अनुशासित प्रैक्टिस नहीं है, तो कौन सी नहीं है, सही आंसर होगा शेयरिंग लोकेशन पब्लिकली। तो क्या करोगे आप अपने सोशल मीडिया पर किसी को भी अपनी अगर काफ़ी बच्चे का देखा नहीं हुआ ना आपने, ऐसे गोइंग टू जयपुर, गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू शहर, कहीं कुछ भी जाएंगे, छोटा सा काम करने जाएंगे, घर से बाहर अगर 5 रुपये का बिस्कुट लेने जाएंगे तो भी क्या कर देंगे, अपनी लोकेशन डाल देते हैं। या फिर आजकल ये स्नैपचैट वाले जो बच्चे हैं ना, ये इनके अंदर ये ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम रहती है कि वो अपनी लोकेशन बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये चीज़। अगर आपने अपनी लोकेशन शेयर की तो क्या हो सकता है आपका कोई दुश्मन आप तक पहुँच जाए, वो आपके पास आपको धप्पा कर दे, बोले क्यों, कैसे हो आप। तो इसीलिए अपनी क्या है, आपको अपनी लोकेशन कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। विच मोबाइल सिक्योरिटी प्रैक्टिस इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट मॉलवेयर। तो मॉलवेयर से बचाव करने के लिए सबसे प्रभावी मोबाइल सुरक्षा का उपाय कौन सा है, तो सही आंसर क्या होगा, रेगुलरली अपडेटिंग मोबाइल ऐप्स। तो आप अपने जो मोबाइल ऐप है उनको क्या करना चाहिए, आपको रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। अपडेट से सुरक्षा की खामियां क्या हो जाती हैं, वो सही हो जाती हैं वक्त पर। 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट शुड यू डू इफ़ योर स्मार्टफोन इज़ लॉस्ट और स्टोलन। तो अगर आपका स्मार्टफोन खो जाए या चोरी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फाइंड माई डिवाइस और एंड रिपोर्ट वाइप अप। तो आपको एक ऐप आता है फाइंड माई डिवाइस, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। तो वो क्या होगा, जैसे आपका फ़ोन ऑन होता है वो तुरंत उसमें इंफॉर्मेशन दिखा देती है, उसमें लोकेशन शो कर देती है। समझ में आ गया आपको। तो इससे क्या हो जाती है, आपका डाटा चोरी होने से बचता है और लोकेशन ट्रेस की जा सकती है। और काफ़ी बार अपने जीमेल से भी आप फ़ोन को लॉक कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव द सिक्योरिटी ऑफ द ऑनलाइन बैंकिंग। निम्नलिखित में से ऑनलाइन बैंकिंग की सुरक्षा कैसे बढ़ाता है। आपको क्या करना चाहिए, एक्सेसिंग वीआई बैंक ऑफिशियल ऐप। तो आपको सिर्फ जो बैंक का जो ऑफिशियल वास्तविक ऐप होता है ना, उसी का उपयोग में लेना चाहिए। अगर बैंक का आप ऑफिशियल ऐप को भी यूज़ करोगे तो उसमें फ्रॉड होने के कम चांसेज हैं। आप थर्ड पार्टी ऐप वगैरह यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है, उससे हैकिंग के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज़ द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस वाइल यूजिंग यूपीआई ऐप। तो यूपीआई ऐप का प्रयोग करते समय सबसे अच्छा सुरक्षा अभ्यास कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, कीप यूपीआई पिन कॉन्फिडेंट। तो आपका जो यूपीआई से संबंधित आपके जो भी पिन होते हैं उसको हमेशा क्या रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हर किसी को बता रहे हो, और ऐसे रखो जो टाइम पर चेंज भी करते रहो, ताकि जो है वो पासवर्ड वगैरह शेयर नहीं हो। अगले वाला, विच इज़ नॉट ए सेफ प्रैक्टिस फॉर क्रेडिट कार्ड यूजिंग ऑनलाइन। तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए कौन सी असुरक्षित प्रैक्टिस है, तो कौन सी होती है, यूज़ पब्लिक वाईफाई। तो आप पब्लिक वाईफाई का उपयोग करते हो तो इससे क्या हो सकता है, आपका फ़ोन है वो है, आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका डाटा चोरी हो सकता है। इसलिए जो मेट्रो पर लगा हुआ, रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ, आपके कोई एयरपोर्ट पर लगा हुआ वाईफाई को कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बार क्या करते हैं, हैकर होते हैं ना, वो बैठे रहते हैं इंतज़ार में। दूसरा क्या है, आप सुरक्षित तरीके कौन से होते हैं, आपको ऑनलाइन तरीके से चीज़ों को यूज़ करते हो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते समय, यूज़ ओटीपी फॉर पेमेंट करते समय आप ओटीपी करोगे तो आपका स्टेप बढ़ जाते हैं। इनेबल ट्रांजेक्शन अलर्ट, जैसे आपके पास कोई पैसे कटे तो आपके पास तुरंत अलर्ट आ जाएगा, तो क्या होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको तुरंत पहुँच जाएगा कि भाई आप ये पैसा यहाँ पर कटा है। अगला है यूज सिक्योर वेबसाइट। तो आप HTTPS वाली वेबसाइट को यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका पैसा है वो डाटा वो लीक नहीं होगा। अगले वाला है पीओस मशीन के माध्यम से कार्ड का उपयोग करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, विच प्रिकॉशन शुड बी टेक वाइल यूजिंग द कार्ड ऑन पीओस मशीन। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कवर वाइल कीपैड वाइल एंटरिंग द पिन। जब जैसे आप पिन लगा रहे हो उस समय क्या कर लो, आप अपने पिन को उसको छिपा लो, कीबोर्ड को छिपा लो, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी बार लोग डेमो मशीन बना कर रखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आपने स्वाइप अप कर दिया, डाटा उसमें बना रहता है, और वो फिर से पिन लगाकर आपका क्या कर सकते हैं, जो पैसा उसको निकाल सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए आपको, जब भी कार्ड का उपयोग करो उसमें आपको अपना डाटा है उसको सिक्योर करने के लिए कीपैड को जो आप लगा रहे हो उसको सेव कर लो, कवर कर लो।
विच ऑफ दिस इज द मोस्ट सिक्योर, निम्नलिखित में से सबसे सुरक्षित तरीका क्या होता है? आपको बायोमेट्रिक प्लस पासवर्ड लॉगिन। तो जैसे आप बैंक वगैरह में देखना, तो बैंक के कर्मचारी जब भी कोई भी चीज़ करते हैं, या जो आप ई मित्र वगैरह पे भी जाते हो, तो ई मित्र वाला जैसे खोलेगा तो उसमें पहले पासवर्ड भी मांगेगा और फिर आपका क्या होगा, आपके बायोमेट्रिक भी लगती है। तो यही होता है सबसे सुरक्षित तरीका, ये होता है कि आप अपने बायोमेट्रिक भी लगाओ, इससे आपका फिजिकली ऑथेंटिफिकेशन भी हो जाएगा और पासवर्ड से आपकी जो मेंटली ऑथेंटिफिकेशन भी हो जाती है कि एकदम ये व्यक्ति जो है वो सही व्यक्ति है। माइक्रो एटीएम से सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित उपयोग के लिए कौन सी बात गलत है? कौन सी है? यूज इन पब्लिक प्लेसेज। तो आप माइक्रो एटीएम, जो छोटे वाले एटीएम आते हैं ना, उनको अगर आप पब्लिक प्लेसेज में कहीं भी यूज़ करने लग रहे हो तो ये क्या है? सबसे गलत प्रैक्टिस है। बाकी आप अपने आधार कार्ड किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, सही प्रैक्टिस है। अगले वाला, डू नॉट डिस्क्लोज फिंगरप्रिंट, आप हर किसी को फिंगरप्रिंट नहीं बताते हो। इंश्योर डिवाइस ऑथेंटिफिकेशन, आप जब भी कोई डिवाइस का यूज़ कर रहे हो, उसको सही से उपयोग कर रहे हो, तो क्या होता है? ये सब आपको माइक्रो एटीएम को सही यूज़ करने का तरीका है। वाट शुड बी अवॉइडेड वाइल यूजिंग ई वॉलेट, जब भी आप ई वॉलेट, फ़ोनपे वगैरह या फिर पेटीएम वगैरह इनको यूज़ करते हो, तो इसको आपको करते इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो क्या होगा? शेयर OTP ऑन कॉल। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? OTP हर किसी को कॉल पर नहीं बताना चाहिए, इतना तो शायद आपको भी पता होगा। अगला क्या है? इंस्टॉल फ्रॉम ऑफिशियल ऐप। ऑफिशियल ऐप से यूज सिक्योर तरीके कौन से होते हैं? तो ऑफिशियल ऐप करोगे तो आपके हैकिंग वगैरह होने के सही चांसेस होते हैं। थर्ड पार्टी कभी भी यूज़ नहीं करना आपको। मतलब थर्ड पार्टी का ये होता है कि गूगल स्टोर से आप चीज़ों को डाउनलोड करो, वेबसाइट से मत डाउनलोड क्या करो। यूज स्क्रीन लॉक, तो आपको क्या करना चाहिए? स्क्रीन लॉक वगैरह यूज़ करना चाहिए, इनेबल ऐप लॉक वगैरह यूज़ करना चाहिए। 15 नंबर है, विच इज़ कंसिडर्ड ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी, मजबूत पासवर्ड नीति कैसी मानी जाती है? मिनिमम 12 कैरेक्टर्स विद सिंबल। तो ऐसा पासवर्ड सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है जिसमें मिनिमम कितने कैरेक्टर हो? मिनिमम 12 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। सबसे सुरक्षित, मोस्ट सिक्योर बोला जाता है इसको, और मिनिमम 8 तो होने चाहिए। समझ में आ गया? 8 से ज़्यादा ऑप्शन में उसको आपको टिक करके आ जाना है। तो ये मैंने आपको यूनिट नंबर 2 है वो रिवाइज करा दी है। अब बात करें अपन यूनिट नंबर 3 की तरफ। अब बात करो अपन यूनिट नंबर 3 की तरफ। सोशल इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग का मेन एम क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो व्यक्तिगत जानकारी चुराना। लोग क्या करते हैं? सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? आप लोगों को धोखा देते हो। जैसे आपके पास किसी ने फ़ोन किया कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपका जो ATM है वो हैक हो गया है, अब आपको क्या करना? आपके पास एक OTP आएगा, आप उसको बता दीजिए। तो आपने बता दिया, तो इसी को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। लोगों को फेक जानकारी देकर आप उसकी जानकारी चुरा लेते हो, तो इसी को क्या कहा जाता है? सोशल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा है? क्रिप्टोग्राफी है वो सोशल इंजीनियरिंग का प्रकार नहीं होता है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? आपने जो भी कोई मैसेज लिखा है उसको कोड में बदलकर उसको शेयर कर दिया जाता है, उसको क्रिप्टोग्राफी के रूप में जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, विशिंग में कौन सा माध्यम उपयोग किया जाता है? विथ व्हाट मेथड इज यूज इन विशिंग। विशिंग क्या होता है? आपके सामने वॉइस कॉल है, उसको क्या बोला जाता है? विशिंग के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो लोग क्या करते हैं? आपके पास जो कॉल के माध्यम से लोग आपको क्या करते हैं? हैक करने की, या फिर आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराने की, या आपसे पैसे ठगने की जो कोशिश करते हैं, उसी को विशिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब वॉइस कॉल के द्वारा अगर आप किसी भी व्यक्ति को साइबर तरीके से ठगने का प्रयास कर रहे हो, उसी को विशिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? पर टेक्सटिंग का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर टेक्सटिंग। तो पर टेक्सटिंग का क्या मतलब होगा? झूठे बहाने बनाकर जानकारी लेना। तो वही है, आपसे जो काफ़ी लोग हैकर क्या करते हैं, मैंने बताया था ना कि आपके पास आप कहेंगे कि भाई मैं तो आपका ये दोस्त बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मेरे पास 5,000 रुपये डाल दो, 10,000 रुपये डाल दो। तो इसी को पर टेक्सटिंग के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? सोशल इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है और पर टेक्सटिंग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आप उसके जैसा बनकर उस आपसे बात कर रहा है वो व्यक्ति। अगला क्या है? डंपस्टर ड्राइविंग का संबंध किससे होता है? व्हाट इज़ द डंपस्टर ड्राइविंग रिलेटेड टू। तो फिजिकल ट्रेस से जानकारी ढूंढना। तो डंपस्टर ड्राइविंग क्या होता है? जैसे आपके पास एक मेमोरी कार्ड था, आपने क्या कर दिया? वो मेमोरी कार्ड सही था और गलती से आपका गुम गया। अब वो क्या, किसी व्यक्ति को मिल गया और उसने क्या कर दिया? उसने कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पड़ा हुआ था, कचरा पड़ा, वहाँ पे डाल दिया। अब क्या करते हैं? कुछ हैकर पहुँचेंगे और वहाँ से क्या करेंगे? आपकी जानकारी चुरा लेंगे
उस मेमोरी कार्ड को उठाकर चेक करेंगे कौन सा सही है, और आपका सही हो गया। उसमें आपकी कुछ प्राइवेट चीज़ें पड़ी हुई थी, उसने क्या कर दिया, अब आपको वो धमकी देने लगा है कि आप मुझे पैसा दो वरना मैं आपको क्या करूँगा, आपको परेशान करने लग जाते हैं। तो इसको ये था फिजिकल ट्रेस से अपनी जानकारी ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसी को डंपिंग ड्राइविंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग अटैक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल इंजीनियरिंग अटैक? तो इनमें से कौन सा नहीं होता है? की लॉगिंग। तो की लॉगिंग है वो भी क्या होता है, ये आपको किसी भी प्रकार के हैकर के अटैक के द्वारा नहीं होता है। और ये किस प्रकार का है? की लॉगिंग क्या है? ये एक प्रकार का मॉलवेयर अटैक है। बाकी फिशिंग, कोई प्रोक्यू, टारगेटिंग है, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? ये आपके सोशल इंजीनियरिंग अटैक के उदाहरण होते हैं। अगले वाले पर्सन की बात करूँ, शोल्डर सर्फिंग क्या होता है? वाट हैपन इन शोल्डर सर्फिंग? तो ये क्या होता है, किसी स्क्रीन या कीबोर्ड को देखकर पासवर्ड चोरी करना। तो कोई भी आप समझ लीजिए आपका दोस्त है, कोई आपका एक अनजान व्यक्ति आपके पास बैठा था और आपने क्या किया, आप कीबोर्ड से आपने फ़ोन पे खोला और उसने क्या कर, आपने क्या कर लिया, फ़ोन पे लॉगिन किया, तो उसने आपकी की याद कर ली उसने। अब क्या किया, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, आपने फ़ोन गलती से रखकर बोल गए, आपने पासवर्ड नहीं लगा रखा था, उसने क्या किया, वो आपका फ़ोन पे खरीदा, खोला और उस पर कीवर्ड लगा के अपना ट्रांजेक्शन कर लिया। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको शोल्डर सर्फरिंग के नाम से जाना जाएगा। किसी की कीबोर्ड या पासवर्ड देखकर उसको याद कर लेना। ये ऐसे याद नहीं होगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे याद होगा। कोई भी आपका दोस्त है, समझ आ गया, उसने क्या किया, आपके किसी उसके प्राइवेट दोस्त का क्या कर दिया, उसने फ़ोन नंबर लगाया, तो आपने क्या कर लिया, जल्दी से उसको देख लिया और फिर आप उसके हंसी मजाक करने लगे, भाई मैं तो इसके पास कॉल करूँगा, ये करूँगा। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार को क्या कहा जाता है? शोल्डर सफरिंग के नाम से जाना जाता है। तो क्या आपने कभी ऐसा किया है? तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ फायरवॉल? तो नेटवर्क ट्रैफिकिंग को मॉनिटर करना व सुरक्षित एक्सेस को रोकना। तो गलत तरीके से आपके पास कहीं से नेटवर्क आ रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करता है, और उसको अगर आप तक नहीं पहुंचे उस नेटवर्क को, जैसे कोई हैकर बैठा हुआ है पब्लिक वाईफाई पे, तो उसको एक्सेस करने से रोकने का कार्य किसका होता है? फायरवॉल का कार्य होता है। सोशल इंजीनियरिंग हमले किसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं? तो सोशल इंजीनियरिंग हमले किसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं? सिर्फ आईटी कंपनियों के लिए, सिर्फ केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए? तो मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ पर्सन होते हैं जहाँ पर केवल लिखा हो उस ऑप्शन को आप लगभग सोच लिया करो कि 90% है वो पर्सन ऑप्शन ही गलत होगा। समझ में आ गया? एक जर्नल परसेप्शन वाले पर्सन आते हैं जिसमें सभी लिखा होता है, तो मोस्टली सभी वाले पर्सन ज़्यादातर सही होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर सही होगा, सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए अच्छा रहता है। 10 नंबर पर्सन की बात को, फिशिंग अटैक को रोका जा सकता है। तो फिशिंग अटैक को आप कैसे रोक सकते हो? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूआरएल और डोमेन को सावधानी से देखकर। तो आप क्या कर सकते हो? फिशिंग अटैक को जब भी रोक सकते हो जब आप यूआरएल हो गया आपका और डोमेन हो गया, उसको अच्छे से देखो। यूआरएल क्या होता है? जो लिंक होता है ना, आप कोई भी लिंक खोलते हो, आपके पास किसी ने लिंक बेचा यूट्यूब का या किसी भी चीज़ का, तो उसको आप देखो कि वो लिंक किसी चीज़ का है, सेफ चीज़ है या नई चीज़ है। साथ के साथ उस पर आपको HTTPS देखना है, समझ में सही से है या नहीं है वेबसाइट पे। साथ के साथ डोमेन क्या होता है? जैसे काफ़ी बार आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि आप फ्लिपकार्ट पे गए, लेकिन फ्लिपकार्ट सर्च करोगे तो फ्लिपकार्ट जैसी कई वेबसाइट बनी रहती हैं, ये तो काफ़ी पॉपुलर है, या फिर काफ़ी बार मतलब आप वैसी फेक वेबसाइट काफ़ी बनी होती हैं। तो उन सब वेबसाइट पे क्या होता है? सिर्फ ठगी की जाती है और कुछ नहीं किया जाता है। तो यही होता है, आपको फिशिंग अटैक से बचने के लिए यूआरएल और डोमेन को अच्छे से देखना चाहिए। न्यू थ्रेट में क्या शामिल होता है? तो न्यू थ्रेट में क्या शामिल होता है? डियोनस अटैक, रैंसमवेयर अटैक और फेक सॉफ्टवेयर अटैक है वो अपडेट है, वो आपके नए नए प्रकार हैं। तो डियोस हो गया, डिनाइल ऑफ सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। रैंसमवेयर अटैक हो गया, फेक सॉफ्टवेयर अपडेट दिखाए जाते हैं और वो अपडेट होते नहीं है, उससे क्या दिखाया जाता है? उस फेक सॉफ्टवेयर अपडेट से आपकी जानकारी को चुरा लिया जाता है। टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन में क्या होता है? तो टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन में क्या होता है? OTP और पासवर्ड दोनों। तो टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन वही होगा जिसमें आपके पास OTP भी मिलेगा आपको और उसमें पासवर्ड भी लगाया जाता है। तो जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब OTP पे पासवर्ड लगाने के बाद में आपको OTP मांगा जाता है, उसको टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हाउ टू प्रिवेंट द ब्रूट फोर्स अटैक? तो ब्रूट फोर्स अटैक से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मजबूत और जटिल पासवर्ड्स हैं उनका उपयोग में लेना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। आप अपने पासवर्ड उनको क्या बनाओ? मजबूत बनाओ, अच्छे बनाओ और सिक्योर पासवर्ड्स बनाओ।
निम्नलिखित में से कौन सा इमर्जिंग साइबर थ्रेट है, निम्नलिखित कौन सा इमरजेंसी थ्रेट है, रेंसमवेयर हैजेस सर्विसेज। तो एक नया खतरनाक सॉफ्टवेयर हमला है वो आया है, उसको किस नाम से जाना जाता है, एक नया प्रकार का लोगों ने हैकिंग करने का मेथड निकाला है, वायरस फैलाने का तरीका निकाला, उसको क्या नाम है, रेंसमवेयर हैजेस सर्विसेज। मतलब कोई भी आपके लिए नकली वेबसाइट बना दी, नकली ऐप बना दिया, नकली सर्विस देने लग गए, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य आपकी जानकारी चुराने का होता है। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, इमर्जिंग साइबर थ्रेट के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, हनी पोट का उपयोग किस लिए किया जाता है, व्हाट इज़ द हनी पोट यूज फॉर। तो हनी पोट को किस लिए किया जाता है, हमलावर को फंसाने के लिए और ट्रैक करने के लिए। तो जो भी हमलावर होता है ना, उसको फंसाने के मतलब अगर हैकर ने आपको हैक कर लिया, उस हैकर को हैक करने के लिए क्या किया जाता है, हनी पोट नामक जो ऑपरेशन है वो चलाया जाता है। तो काफ़ी बार क्या करते हैं, साइबर पुलिस वगैरह क्या करते हैं, उसको हैकर को फंसाती है वो, तो उसको क्या बोला जाता है, हनी पोट के नाम से जाना जाता है। जैसे क्या करेंगे, वो फेक ग्राहक बन जाएंगे आपके, मतलब ऐसे दिखाएंगे, वो साइबर क्राइम वाला आपके पास मैसेज करेगा किसी पुलिस वाले के पास, उसको थोड़ा बहुत लालच देंगे, तो वो क्या, वो कॉल करेगा, तो उसको फंसा लिया जाता है और फिर उसकी जानकारी निकाल ली जाती है। तो उसको क्या बोला जाता है, हनी पोट के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपकी यूनिट नंबर 3 मैंने रिवाइज करा दिया। बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इंडियन नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 ड्राफ्ट। तो भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डाटा लोकलाइजेशन एंड नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन। तो डाटा का स्थानीयकरण करना और राष्ट्रीय साइबर के साथ समन्वय करना। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा 2030 में यही है कि आपको क्या है, डाटा है उसको स्थानीय मतलब लोगों तक आसानी से पहुंचाना, और राष्ट्रीय साइबर है नेशनल साइबर सिक्योरिटी उसको क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले वाला है CERT.in ऑपरेट अंडर विच इंडियन मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है CERT.in। तो कौन सी के अंतर्गत करना है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय होता है ना, उसके नीचे अच्छे से कार्य करता है। क्यों, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को रोकने का कार्य किसका होता है, CERT.in नामक जो संस्था होती है उसका ये कार्य होता है। और ये कौन से मंत्रालय के नीचे कार्य करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत नीचे कार्य करता है। अगले वाले की बात करूँ, इन साइबर इंसिडेंट्स व्हाट डज द कंटेमिनेट फेज इन्वॉल्व्स। साइबर घटना प्रतिक्रिया में नियंत्रण चरण क्या करता है। तो नियंत्रण चरण का क्या कार्य होता है, लिमिटिंग एंड स्प्रेडिंग द स्प्रेड ऑफ द अटैक। तो हमले के प्रसार को सीमित करना। तो जो आप पर जो लोग हमला कर रहे हैं उसको क्या करना, उसको प्रसार करने से रोक देना। समझ में आ गया क्या किया जा रहा है, मतलब जैसे जो हमलावर होते हैं उसको क्या तो पकड़ लो आप, समझ, या उसी को फंसा लो, तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमला है वो हो तो गया है लेकिन उसको कंट्रोल करना, डैमेज कंट्रोल जिसको बोला जाता है, उसी को किस नाम से जाना जाता है, कंटेमिनेट फेज के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई वेबसाइट है, कोई भी हॉस्पिटल था, कोई भी बहुत बड़ी संस्था थी, उसको हैक कर लिया गया, तो क्या गया, अब उस IT के जो IT प्रोफेशनल्स है वो लगेंगे कि कम से कम जितना डाटा उनके पास चला गया वो तो ठीक है, लेकिन अब रिकवर कर लिया जाए ताकि जो बाकी का डाटा वो तो कम से कम सेव हो सके। Which of the following tool is used for the secure deletion of the data from the storage media। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज मीडिया से डाटा को सुरक्षित रूप से हटाने का कार्य करता है। तो कौन सा करता है इसमें से, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, DBAN ड्रैंक बूट एंड न्यूक है, उसका क्या कार्य होता है, ये डाटा को पूरी तरीके से मिटा देता है और पुनः प्राप्ति असंभव हो जाती है। तो इसका ये कार्य होता है, ये डाटा को पूरी तरीके से मिटाने का कार्य करता है। कौन सा, DBAN डायरेक्ट बूट एंड न्यूक। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी, लेकिन उसको क्या कर सकते हो, उसको आप बैकअप के थ्रू फिर से वापस ला सकते हो। लेकिन ये जो DBAN नामक ऐप होता है या जो सर्विस होती है, इसका ये कार्य होता है, या आपने इसमें अगर इसको लगाकर एक बार डाउनलोड कर दिया तो पूरी तरीके से डाटा डिलीट हो जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हो, फिर से बैकअप नहीं ले सकते हो। तो ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है, आपको हाई लेवल के प्रश्न है लगभग। विच प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हेल्प रिड्यूस द बफर ओवरफ्लो वनरेबिलिटीज़। तो कौन सा प्रोग्रामिंग अभ्यास बफर ओवरफ्लो कमजोरियों को कम करने में मदद करता है। तो कौन सा करता है, डिफेंसिव प्रोग्रामिंग। रक्षात्मक जो प्रोग्रामिंग है उसका क्या काम होता है,
तो पहले से आपको हैक करने के जो खतरे होते हैं उनको रोकने का कार्य करता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? डिफेंसिव ओवरफ्लो के नाम से जाना जाता है। विच सेक्शन ऑफ द IT एक्ट 2000 डील विद हैकिंग? तो IT एक्ट 2000 कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित होती है? तो कौन सी है? मैंने बहुत बार कराया ये प्रश्न कि धारा नंबर 66 है वो IT एक्ट 2000 है, उसमें हैकिंग से संबंधित है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी पर्सनल जानकारी चुराता हुआ पाया जाता है, उसने आपको हैक करने का प्रयास किया, आपको फ़ोन को हैक किया, आपका डाटा हैक किया, तो उसमें धारा 66 है, उसके अंतर्गत उस पर क्या किया जा सकती है? उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो IT एक्ट 2000 में धारा 66 इसीलिए बनाई गई है ताकि कोई भी हैकर है उससे आपको सुरक्षा प्रदान की जा सके। अगले वाला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, व्हाट डज WAF स्टैंड फॉर इन द वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी? तो वेब एप्लीकेशन सुरक्षा में WAF का क्या मतलब होता है? तो WAF का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो W से वेब, ए से एप्लीकेशन, ऐप से फायरवॉल, मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, उसका उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है? एक सुरक्षा प्रणाली होती है जो वेबसाइट को इनपुट हमलों से बचाती है, समझे? तो आने वाले जो हमले होते हैं उसको बचाने का कार्य किया जाता है। जैसे SQL इंजेक्शन के रूप में भी इसको जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? SQL इंजेक्शन के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लॉजिकल बम? तो लॉजिक बम का कौन सा प्रकार होता है इसमें से? सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, कोड ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक कंडीशन, किसी विशेष शर्त पर सक्रिय होने वाला कोड। तो ये क्या होता है? अगर आपने कोई व्यक्ति ने आपको क्या करने का प्रयास किया, हैक करने का प्रयास किया और सिस्टम को पता चल गया, तो वो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा और वो कोड मांगेगा। वो कोड लगाओ तभी आप क्या कर सकते हो? इस जो सिक्योरिटी जो वॉल है इसको तोड़ सकते हो। तो इसी को लॉजिकल बम के नाम से जाना जाता है। कोई एक विशेष परिस्थिति में, विशेष घटना के आधार पे वो चीज़ है वो सक्रिय हो जाती है, फिर वो उसी कोड से खुल सकती है। तो इसको लॉजिकल बम के नाम से जाना जाता है इस चीज़ को। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टॉप इन द साइबर सिक्योरिटी एश्योरेंस प्रोसेस? साइबर सुरक्षा आश्वासन की प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? आपका क्या होता है? रिस्क असेसमेंट करना, जोखिम का मूल्यांकन करना। तो आपका अगर मान लो कोई फ़ोन हैक हो गया या फिर आप ऐसे समझ लो आपके पैसे चोरी हो गए, मतलब फ़ोन ठग लिया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये देखोगे कि आपकी चोरी कितनी हुई है। फिर क्या करोगे? फिर ये देखोगे कि उस जो है हुआ है, पहले तो जो हो गया उसको छोड़ो, अब क्या करना चाहिए? आपका ATM वगैरह है जो आपका बैंक वगैरह, उसको लॉक कर दो या पैसे को जल्दी से निकलवा लो ताकि और पैसा ताकि नहीं निकल सके। और फिर क्या करेंगे? आप बैंक वगैरह में जाकर इन्फॉर्म करोगे, तो इससे क्या हो जाएगा? आपका जो पैसा है उसको ट्रेस भी किया जा सके। आप पहले आपका बैंक का अकाउंट सिक्योर किया जाएगा, फिर आप अगर उसमें साइबर क्राइम से संबंधित सूचना दोगे तो क्या होगा? फिर आपका जो पैसा उसको रिकवर करने का प्रयास किया जा सकता है बैंक के द्वारा। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है रिस्क असेसमेंट के नाम से, जोखिम मूल्यांकन के नाम से उसको जाना जाता है। व्हाट काइंड ऑफ अटैक इज प्रिवेंटेड बाय इनपुट वैलिडेशन इन द वेब एप्स? वेब ऐप के इनपुट वैलिडेशन किस प्रकार के हमले से रोकता है? SQL इंजेक्शन से रोकता है। यदि उपयोगिता इनपुट ठीक से जांचते हैं तो SQL इंजेक्शन हो सकता है। मतलब अगर आपने सही से डाटा को जानकारी नहीं की कि भाई आपने कोई लिंक को अगर सही से नहीं जाना कि लिंक गलत हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, सही हो सकता है, आपने उस पर क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक किया तो क्या हो सकता है कि वो आपकी पर्सनल जानकारी चुराने के लिए उसने वो लिंक भेजा हो। समझ में आ गया? तो ये होता है SQL इंजेक्शन का अर्थ ये होता है कि कोई भी गलत जानकारी देकर आपको फंसाने का कार्य किया जाता है। इसको SQL इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है इंटरनेट की भाषा में। तो इसीलिए आप जो भी जानकारी मिले, लिंक आए, कोई भी चीज़ आए, उसको अच्छे से जांच पड़ताल किया करो। विच इंडियन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द साइबर सुरक्षित भारत? सो साइबर सुरक्षित भारत किसके द्वारा चालू किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय है, उसके द्वारा साइबर और सुरक्षित भारत नामक जो ऐप है, जो प्रोग्राम, उसको लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, साइबर और सुरक्षित भारत। विच साइबर लॉ डील विद द आइडेंटिटी थेफ्ट इन इंडिया? तो भारत में पहचान चोरी से संबंधित साइबर कानून कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। धारा 66C है, वो आपकी किससे संबंधित है? वो आपकी साइबर सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। धारा 66C है, वो आपको आपकी पहचान चोरी से संबंधित है। 13 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द डाटा रिकवरी आफ्टर द एक्सीडेंटल डिलीटेशन? तो
आपको क्या करता है, गलती से हटाए गए डाटा को पुनः प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या होता है, यूज़ रिकवरिंग टूल लाइक रेवेका। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने क्या कर दिया, आपने गलती से किसी चीज़ को फॉर्मेट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, बैकअप वगैरह के द्वारा या रीस्टोर के द्वारा उसको क्या कर सकते हो, वापस से अपना जो डाटा उसको रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन काफ़ी वगैरह ऐप विंडो वगैरह में तो सुविधा फ्री में मिल जाती है। लेकिन आप क्या कर दिया, आपने जो डाटा था वो आपकी किसी डिस्क में पड़ा था, वहाँ पे डिलीट कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, रेवेका ये नामक जो ऐप आते हैं, इन सब ऐप जैसे ऐपों का आप क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो और अपना डाटा है उसको क्या कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि आपको रिकवरिंग टूल लाइक रेवेका को उपयोग में कर लेना चाहिए ताकि आपका डाटा उसको सिक्योर किया जा सके। विच टेक्निक इज़ द पार्ट ऑफ डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, रक्षात्मक प्रोग्रामिंग का इनमें से कौन सा हिस्सा है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग असर्ट स्टेटमेंट। आपको क्या है, आपको असर्ट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आप वगैरह यूज करो उसको अच्छे से ऐसे कि किसी को समझ में नहीं आ सके। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, व्हाट इज़ द हनी पोट इन द साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सुरक्षा में हनी पोट क्या करता है, यह नकली सिस्टम के हमलावरों से हमलावरों को भयभीत करता है। तो यह क्या करता है, एक नकली सिस्टम बना दिया जाता है। इससे क्या करता है, जो हमलावर जो खुद साइबर अटैक करते हैं उनको खुद को हैक करने का प्रयास किया जाता है। जैसे नकली वेबसाइट पे लोगों को ठगने का प्रयास करें, लेकिन क्या करेंगे, कोई एक व्यक्ति गया जो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, साइबर पुलिस वाला, उसने उस पर क्लिक किया, उसने अपनी जानकारी दे दी उसको हैक करने में, फिर क्या करेगा, जो साइबर अटैक वाला वो उसके पास फ़ोन करेगा कि भाई सर आपने हमारे पास क्या किया था, फ़ोन किया था, मैसेज किया था। तो वो क्या करेगा, अब जो साइबर पुलिस वाले उनको नॉलेज होता है वो धीरे धीरे उनको उलझाते रहेंगे और फिर क्या करेंगे, उनकी सारी डिटेल उनसे निकलवा ली जाती है कि वहाँ पर कहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा IP एड्रेस है, उनकी लोकेशन क्या है, और फिर उनको ही हैक कर लिया जाता है। तो इसी चीज़ को किस नाम से जाना जाता है, हनी पोट के नाम से जाना जाता है इन सब चीज़ों को। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQ जो मैंने सारे के सारे करवा दिए आपको। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर से बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।